हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि पिता की संपत्ति में बेटी का क्या हक है, उसकी प्रॉपर्टी में क्या क्या राइट्स हैं बेटी के, उसको हम समझेंगे। देखिए, आजकल मॉडर्न वर्ल्ड में भी बहुत लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि क्या बेटी को अपने फादर की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलना चाहिए। इंडिया के लॉज ने अब ये क्लियर कर दिया है कि डॉटर्स आर इक्वल टू सन्स। चाहे बेटी मैरिड हो या अनमैरिड, उसका हक बराबर है। तो बड़ी कन्फ्यूज़न बनी रहती है हमेशा कि भाई मतलब बेटियों की शादी हो गई, उनमें कुछ जो उनके शादी के जो मैरिज के एक्सपेंसेस होते हैं वो उठा लिए घर वालों ने, तो सोचते हैं कि इसका तो अब कोई राइट है ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, बेटे की शादी के भी तो खर्चे उठाए जाते हैं ना, घर के पैसों से ही। तो बातें तो लगभग देखा जाए कहीं ना कहीं सेम है। तो ये बहुत ही गलत धारणा है। हम इस प्रेजेंटेशन में देखिए समझेंगे कि हिंदू सक्सेशन एक्ट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जो कि देखिए, हिंदू कौन है? हिंदू, सिख, जैन और बुद्धिस्ट, ये सबको इन्हीं सब पर अप्लाई होता है ये। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसका इतिहास जान लेते हैं कि पहले क्या था और अब क्या है, क्योंकि 2005 के बाद से ही ये कहानी बदली है। तो बिफोर 2005, 2005 से पहले डॉटर को सिर्फ जॉइंट फैमिली का पार्ट माना जाता था, लेकिन उन्हें कोपार्टनर बराबर का हकदार नहीं माना जाता था। तो पहले सिर्फ क्या था, उनको मान लिया कि भाई ये ना एक जो जॉइंट फैमिली है ना, सिर्फ उसके एक मेंबर हैं ये, ठीक है ना। लेकिन उन्हें जैसे कोपार्टनर जो होते हैं उनका क्या होता है, बराबर का संपत्ति के अंदर क्या होता है, हक होता है। तो वो कोपार्टनर उनको नहीं माना जाता था। फिर बड़ा चेंज आया, द बिग चेंज। 9 सितंबर 2005 को लॉ चेंज हुआ। अमेंडमेंट ने बेटियों को बेटों के बराबर खड़ा कर दिया। अभी एक नया अमेंडमेंट आया, ठीक है, और जिसके अंदर बेटियों को भी एकदम जैसे बेटे को जैसे प्रॉपर्टी का राइट होता है, और जो जिम्मेदारी भी है, सिर्फ राइट नहीं, मतलब उसकी जिम्मेदारी भी है, दोनों की दोनों चीज़ें दी गई। रिजल्ट क्या रहा? अब बेटी के पास वही राइट्स और लाइबिलिटीज़ हैं जो एक बेटे के पास होती हैं। जैसे मैंने कहा कि जो है सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं, एसेट्स नहीं मिलेंगी, उसके साथ में जो लाइबिलिटीज़ भी हैं वो भी बेटी को मिलेंगी। देखिए, कोपार्टनर बेसिकली होता क्या है? देखिए, लीगल लैंग्वेज में इसे समान हक कह सकते हैं। इसका मतलब है कि आपका हक बर्थ से ही प्रॉपर्टी में जुड़ गया। तो बेसिकली क्या होता है, समानता का एक तरीके से अधिकार है आपका। कोपार्टनर होना उसके अंदर सिर्फ एक नॉर्मल मेंबर नहीं होना अपनी फैमिली के अंदर। क्योंकि क्या है कि आपका जन्म से ही जैसे बेटों को राइट मिलता है, वैसे ही जो है बेटियों को भी जन्म से ही प्रॉपर्टी के अंदर राइट मिल जाता है। सिंपल वर्ड्स में कहें, जैसे ही एक बेटी पैदा होती है, उसका अपने पिता की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा बन जाता है। इसके लिए उसके उसे जो है किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। वो हम जो शुरू से ही मतलब बाय बर्थ है, इवन जब कंसीव भी होगे ना, जो पेट में ही है, तब से ही उसका अधिकार है। तो इवन उसको पता मतलब कि आप उसको मार भी नहीं सकते। उसका मर्डर मतलब कि एक क्या कहते हैं, उसको बेसिकली डेथ का आपके ऊपर केस लग सकता है। मर्डर और उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। तो मर्डर भी हो सकता है वैसे। प्रॉपर्टी के देखिए दो टाइप्स होते हैं, दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक होती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी जो दादा परदादा से चली आ रही है, इनहेरिटेड थ्रू 4 जनरेशन्स। तो 4 जनरेशन से क्या है, पिछली 4 पीढ़ियों से वो चलती आ रही है और दादा परदादा की प्रॉपर्टी रही है, ठीक है। एक तो ये हो गई। दूसरी होती है सेल्फ एक्वायर्ड, जो पिता ने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी हो। हाउस, प्लॉट, सेविंग्स फ्रॉम सैलरी, बिजनेस। तो सेल्फ एक्वायर्ड क्या है, जो उसने खुद से एक्वायर करी है, खुद से अपने दम पे खड़ी करी है प्रॉपर्टी। तो वो प्रॉपर्टीज़ जो है क्या होती है, सेल्फ एक्वायर्ड होती है। तो दोनों में क्या है, दोनों में देखिए बेटियों का हक ऐसे नहीं है। वो बेसिकली सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में तो देखिए सिर्फ फादर का हक है, और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में जो है सबका जैसे बराबर है, जो कोपार्टनर है उनका बराबर का हक है। तो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में बेटी क्लेम नहीं करती, वो फादर की मर्जी होती है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का हक जानते हैं। बेटी को बर्थ से ही बराबर का हिस्सा मिलता है। जो बेटी है उसको देखिए जन्म जैसे ही हुआ तब से ही उसका बराबर का हिस्सा है। पिता चाहे पिता चाहकर भी बेटी को इस प्रॉपर्टी से बेदखल नहीं कर सकता। आपने हर बार देखा होगा ना, बेटे को दखल कर दिया। तो ऐसे ही जो है बेटी को भी वो बेदखल नहीं कर सकते, क्योंकि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का मतलब सभी का हक है, फादर का हक नहीं है, सबका हक है। बेटी कभी भी पार्टीशन की डिमांड कर सकती है। तो बेटी कभी भी जो है अपना बंटवारे का केस डाल सकती है, नहीं तो मतलब मांग सकती है। भाई और बहन का शेयर 100% इक्वल होता है। तो पहले क्या था कि बहन की बस शादी कर दी, बस यही जो है मॉरल ऑब्लिगेशंस थी। लेकिन अब क्या है, लीगल ऑब्लिगेशन है कि बेटे को जितना राइट है उतना ही बेटी को भी राइट है।
अब देखिए सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा था। अगर प्रॉपर्टी पिता ने खुद खरीदी है तो उनके पास पूरा कंट्रोल होता है। मैंने जैसे कहा कि फादर की प्रॉपर्टी है, वो अपनी मेहनत से बनाई है, तो वो उनकी मर्जी है किसको देना चाहते हैं, तो कैसे उसका बंटवारा होता है। विद विल मतलब कि वसीयत से। अगर पिता ने वसीयत लिखी है तो प्रॉपर्टी उसी को मिलेगी जिसका नाम वसीयत में है। अब मान लीजिए 4 भाई बहन हैं, 2 बहनें हैं, 2 भाई हैं। अब उनमें से किसी भी एक बेटे को दे दी या किसी भी एक बेटी को फादर ने अपनी विल के अंदर प्रॉपर्टी लिख दी, तो वो सिर्फ उसको मिलेगी, बाकी तीनों को नहीं मिलेगी। फिर अगर वो बिना विल के ही डेथ हो जाती है, बिना कोई वसीयत बनाए ही फादर की डेथ हो जाए, तब क्या होगा? अगर बिना वसीयत के डेथ हो जाए तो बेटी को बेटे के बराबर शेयर मिलता है। तो जैसे पहले एंसेस्ट्रल में मिल रहा था वैसे ही इसमें मिलेगा, बराबर ही मिलेगा। और फिर आता है डिस इनहेरिटेंस। बेसिकली पिता अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी से बेटी या बेटे को निकाल सकता है। तो क्योंकि देखिए सेल्फ एक्वायर्ड है, एंसेस्ट्रल में तो नहीं कर सकते, लेकिन सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में उनकी मर्जी है कि वो बेदखल अपनी बेटी को भी कर सकते हैं, अपने बेटे को भी कर सकते हैं। अब इसमें देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, लैंडमार्क जजमेंट। कोर्ट का डिसीजन था ये, विनीता शर्मा का केस था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेटी हमेशा के लिए कोपार्टनर है, डॉटर इज ए कोपार्टनर फॉर लाइफ। तो इसमें ये जो है पहली बार ये बात कही गई कि बेटी भी क्या है, उसका भी बराबर की हकदार है एक तरीके से। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि 2005 में पिता जिंदा थे या नहीं। राइट जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव है। तो देखिए फ़र्क नहीं पड़ता कि जो फादर जो है 2005 के टाइम पे वो ज़िंदा थे या नहीं ज़िंदा थे। तो बेसिकली रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब है कि अगर 10 साल पहले भी 1995 में भी उनकी डेथ हो गई थी ना, तब भी उस प्रॉपर्टी में बेटी का हक है, उससे पिछली में भी बेटी का हक है। ऐसा नहीं है कि 2005 के बाद से बेटी का हक है, ऐसा नहीं है। तो मैरिड डॉटर्स शादी के बाद जब उनकी शादी हो जाती है, मिथ है देखिए हमेशा जो है ये एक मनगढ़ंत चीज़ है, शादी हो गई अब बेटी पराई हो गई। ठीक है, रियलिटी क्या है? लॉ की नज़र में बेटी शादी के बाद भी अपने पिता पिता की फैमिली की बराबर हिस्सेदार होती है। मैरिज प्रॉपर्टी राइट्स को ख़त्म नहीं करती, वो तब भी अपने हिस्से की डिमांड कर सकती है। तो सच्चाई क्या है? देखिए हमेशा एक ये कहावत चलती आती है कि भाई बेटी की शादी हो गई अब तो उसका सब कुछ जो है अलग हो गया, जहाँ शादी हो गई वहीं से सब कुछ लेगी। ऐसा नहीं है। जो प्रॉपर्टी जो जो है वो प्रॉपर्टी सबकी बराबर है, तो बेटी का राइट यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, वो अपना हिस्सा कभी भी डिमांड कर सकती है। देखिए एग्जांपल है इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का, सिनेरियो है इसके अंदर एक थोड़ा सा वो ले लेते हैं। रमेश के पास पूर्वजों की 10 एकड़ ज़मीन है, उनका एक बेटा है सुरेश और एक बेटी है अनीता। अब देखिए जो रमेश है उनके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, 10 एकड़ ज़मीन है, अरे 2 उनके क्या है, बेटा बेटी हैं। तो बंटवारा कैसे होगा? लॉ के मुताबिक सुरेश और अनीता दोनों को 5-5 एकड़ ज़मीन मिलेगी, क्योंकि 50% मिलेगा, आधा आधा, तो 10 का आधा कितना हो गया? 5 एकड़। अगर रमेश अनीता को कुछ नहीं देना चाहता तब भी वो मना नहीं कर सकता, क्योंकि ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। अब उसका अगर बेटी का जो फादर है, इवन जो बेटे का भी फादर है, दोनों का ही समझ लेते हैं, तो दोनों में ही फादर की मर्जी नहीं चलेगी, क्योंकि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अंदर उनका खुद का राइट है, उनकी जो है रहमो कर्मों पर नहीं है। ठीक है ना? अगर पिता वसीयत लिख दे, ठीक है, वसीयत एक बहुत पावरफुल डॉक्यूमेंट है, इसका सिर्फ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पर होता है। तो पहली बात तो एक और चीज़ समझनी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की तो वसीयत बनती नहीं है। ठीक है ना? उसकी बन गई तो वैसे ही वो वैलिड नहीं है, तो वो किसमें की बन सकती है? सिर्फ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की बन सकती है। तो केस ए है, पिता ने पूरा घर बेटे के नाम कर दिया, बेटी क्लेम नहीं कर सकती इफ़ प्रॉपर्टी वो सेल्फ एक्वायर्ड। तो पहले केस के अंदर क्या हुआ कि पिता ने क्या जो भी जो उनकी प्रॉपर्टी थी, यहाँ पे देखिए घर है, तो वो क्या कर दिया, अपनी बेटे के नाम पे कर दिया। तो यहाँ बेटी कोई पार्टीशन का बंटवारे का सूट नहीं फाइल कर सकती, ना ही डिमांड कर सकती है, क्योंकि यहाँ फादर की प्रॉपर्टी खुद की थी। दूसरा केस है, पिता ने कुछ नहीं लिखा, प्रॉपर्टी बेटी बेटे और विडो में बराबर बटेगी। अब पिता ने कोई जो है इस तरह की वसीयत ही नहीं लिखी, तब तो बराबर ही प्रॉपर्टी बटेगी, जितना जितना है आधा आधा हो जाएगा दोनों में। तीसरा केस है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की वसीयत नहीं हो सकती पूरी तरह से, ओनली फादर्स ओन शेयर कैन बी विल्ड। तो जैसे मैंने कहा कि देखिए जो अगर पूर्वजों की ज़मीन है तो उसका तो वसीयत फादर नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो बेटा बेटी का हक पहले से ही है उसके अंदर, और ना ही उनको बेदखल कर सकते। तो फादर सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी का जिसमें उनका हक है उसको कर सकता है बस। इंटरस्टेट बिना वसीयत के, देखिए यहाँ टर्म लॉ में यूज़ होती है कि इंटरस्टेट डेथ होना, मतलब कि बिना वसीयत करे डेथ हो जाना।
अगर कोई हिंदू मेल बिना वसीयत के एक्सपायर हो जाता है तो प्रॉपर्टी क्लास 1 हेयर्स में बटेगी। तो इस तरीके से क्लासेस बनाई गई हैं कि प्रॉपर्टी किस किस के पास जाएगी। तो क्लास 1 के अंदर पहले दी है विडो पत्नी, मतलब अगर हस्बैंड की डेथ हुई है तो उसकी जो वाइफ है उसको बराबर का हिस्सा मिलेगा, जो बेटे हैं उनको मिलेगा, जो बेटियां हैं उनको मिलेगा, और जो मदर हैं। तो बेसिकली यही हैं चार जो कि क्लास 1 हेयर में। इनके जो है भाई बहन जो क्या बोलते हैं, जो जो ये जो व्यक्ति है जिसकी डेथ हुई है, इसके भाई बहन को नहीं मिलेगा इसकी इसकी प्रॉपर्टी में से। तो सबका हिस्सा क्या है, बराबर इक्वल होगा, किसी का भी प्रेफरेंस नहीं मिलेगा कि भाई किसी को आधा दे दिया जाए, मतलब पूरा उसका, किसी को 10%, किसी को 20, ऐसा नहीं। राइट अगेंस्ट ब्रदर्स, अक्सर देखा जाता है कि भाई कहता है हमने तुम्हारी शादी में बहुत खर्चा किया, अब प्रॉपर्टी मत मांगो। तो ये बात हमेशा देखा होगा कि हर केस के अंदर है कि भाई तो हमेशा दिखा देते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी होती है कई करोड़ की, और वो 5-10 लाख 20 लाख रुपए खर्च करके कहते हैं कि जी हमने तो आपकी प्रॉपर्टी उसमें जो है शादी में सब खर्चा कर दिया, तो अब यहाँ मत आइए। लीगल फैक्ट क्या है, शादी का खर्चा प्रॉपर्टी शेयर का ऑल्टरनेटिव नहीं है। डाउरी या वेडिंग एक्सपेंसेस देना भाई की या पिता की मर्जी थी, पर प्रॉपर्टी लॉ नहीं है। बेटी लीगल एक्शन ले सकती है अगर भाई प्रॉपर्टी देने से मना करे तो देखिए लीगल सिचुएशन क्या है कि अब जो है फादर और जो ब्रदर अगर शादी में बेटी के बहन के खर्चा कर रहे हैं तो भाई कोई वो तो उनकी मर्जी से किया था। अगर आपने कोई डाउरी में कुछ गिफ्ट दे दिए, वेडिंग में कुछ खर्चा कर दिया, शादी में कुछ खर्चा कर दिया, ये सब अपनी मर्जी से किया था। तो बेटी यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी मांग सकती है क्योंकि यही कानून है। देखिए स्टेप डॉटर एंड विडोज, जो सौतेली बेटी होती है और जो जो विडो बेसिकली विधवा जो होती है। तो विडो डॉटर्स, अगर बेटी विधवा है तो भी उसका अपने पिता की प्रॉपर्टी पर पूरा हक रहता है, ठीक है ना। अगर बेटी विधवा है या फिर जो भी मतलब उससे फ़र्क नहीं पड़ता, खैर वो उसकी शादी हुई है या फिर वो उसकी शादी हो गई है या उसके हस्बैंड नहीं है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब आता है स्टेप डॉटर, ठीक है, जो सौतेली बेटी का अपने बायोलॉजिकल फादर पर हक होता है, ठीक है। सौतेले पिता पर तब तक नहीं है जब तक लीगली अडॉप्ट ना किया गया हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वो सौतेली बेटी है तो अगर उसके जो बायोलॉजिकल फादर हैं जिसके जिसके स्पर्म से वो बनी है, ठीक है ना, तो उसकी प्रॉपर्टी में तो राइट होगा। ऐसा नहीं है कि आपने किसी के भी साथ सो गए हैं या तो उसकी माँ के जो मदर होगी उसकी प्रॉपर्टी में भी राइट रहेगा और जो उसके बायोलॉजिकल फादर हैं उसकी प्रॉपर्टी में भी राइट रहेगा। तो ऐसा नहीं है। हाँ, अगर जो है वैसे ही अगर साथ में रहती है तो फिर वो अलग बात है, क्योंकि फिर तो आपको उसमें एडॉप्शन के पेपर चाहिए। अब एग्जाम्पल है सेल्फ एक्वायर्ड हाउस का, जो घर खुद से बनाया गया। सिनेरियो है मिस्टर शर्मा ने एक फ्लैट खरीदा था, उनकी डेथ हो गई और कोई वसीयत नहीं मिली। फैमिली में उनकी वाइफ, एक बेटा और 2 बेटियां हैं। तो अभी देखिए शर्मा जी की डेथ हो गई और उन्होंने कोई भी वसीयत नहीं करी, यानी कि विल नहीं लिखी थी। अब इनके पास फैमिली में 4 मेंबर हैं, एक है पत्नी, एक है बेटा और 2 हैं बेटियां, ठीक है। तो अब सबको जो है 4 हिस्से हो जाएंगे प्रॉपर्टी के, 25-25%, यानी कि एक एक हिस्सा अगर उसके 4 हिस्से कर दे तो एक एक हिस्सा सबको बराबर मिल जाएगा। तो इसमें कोई किसी को ये नहीं कि कम ज़्यादा मिले। तो अगर मान लीजिए अगर आपको क्लेम करना है, अगर अपने अपनी प्रॉपर्टी लेनी है तो वो कैसे करते हैं, उसके लीगल स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहले लीगल हेयर सर्टिफिकेट बनवाएं। सबसे पहले जाइए अपना लीगल हेयर सर्टिफिकेट बनवाएं कि आप जो हैं उनके अपने फादर के या मदर के जिसके भी हैं आप क्या हैं लीगल हेयर हैं। पटवारी या रेवेन्यू ऑफिस में जाकर म्यूटेशन के लिए अप्लाई करें। पटवारी के पास जाइए ताकि आपको अपनी प्रॉपर्टी का ये पता चल सके कि भाई मतलब कितनी प्रॉपर्टी है, किसके नाम पर है, ठीक है। अगर बंटवारा नहीं हो रहा तो सिविल कोर्ट में पार्टीशन सूट फाइल करें। अगर वो प्यार से नहीं मान रहे, घर वाले आपको प्रॉपर्टी नहीं दे रहे, तो आप अपना कोर्ट में जाके पार्टीशन का सूट फाइल कर दें, बंटवारे का सूट फाइल कर दें। अगर लीगल नोटिस भी भेज सकते हैं, ठीक है। आपको अगर लीगल भेजना चाहते हैं लीगल नोटिस तो वो भी भेज सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स को। अब देखिए यहाँ पे हमने जो चीज़ें समझी हैं कि भाई देखिए बराबर का हक है, इक्वल राइट है, बेटे बेटी का जन्म से बाय बर्थ है, मैरिड या अनमैरिड होना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो आपका तो जन्म से ही राइट है। और अगर कोई विल भी नहीं फादर ने मदर ने करी है तभी भी आपका जो है बराबर का हक है। और सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है वो उसने ये बातें बिल्कुल क्लियर कर दी हैं। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।